हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के रिनाइसेंस पीरियड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिनाइसेंस पीरियड। रिनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, किसी चीज़ को रिक्रिएट करना, किसी चीज़ को दोबारा से क्रिएट करना। द रिनाइसेंस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर। रिनाइसेंस पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। मिडिल एज के बाद जो है रिनाइसेंस पीरियड स्टार्ट होता है। इससे पहले ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उसके बाद मिडिल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे रिनाइसेंस पीरियड। रिनाइसेंस पीरियड जो है ये 1500 से स्टार्ट हुआ और इसकी एंडिंग 1600 पे हुई। अब रिनाइसेंस पीरियड का जो स्टार्ट है वो इटली से होता है। इन द 15th सेंचुरी में रिनाइसेंस पीरियड का स्टार्ट जो है वो इटली में होता है और एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, जब 16th सेंचुरी का लास्ट होता है तो तब जो है वो इंग्लैंड मोस्ट पावरफुल नेशन बन जाता है पूरे यूरोप की। और अब इस रिनेसेंस पीरियड में होता क्या है, न्यू वर्ड्स वर डिस्कवर्ड, न्यू वर्ड जो है वो उसको डिस्कवर किया जाता है, न्यू वेज ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग डेवलप, देखने के नए तरीके और सोचने के नए तरीके जो हैं वो डेवलप होते हैं। एंड इट प्रोमोटेड रिवाइवल ऑफ लर्निंग। और इस जो रिनेसेंस पीरियड है इसमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग को प्रोमोट किया जाता है। रिवाइवल मीन किसी चीज़ को किसी रुकी हुई चीज़ को दोबारा से बहाल करना, कोई चीज़ का रुक जाना और फिर उसको दोबारा से शुरू करना। तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो है इसमें उसको प्रोमोट किया गया। अब ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो है ये हुई कैसे, हुई क्यों? ये इसलिए हुई क्योंकि जो ग्रीक स्कॉलर्स जो इंग्लैंड में रह रहे थे वो पूरे यूरोप में फैल गए और वो अपने साथ ग्रीक स्क्रिप्ट्स, ग्रीक में लिखे हुए वर्क जो है वो अपने साथ लेकर आए और उन वर्क्स की डिस्कवरी की वजह से द रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो है मूवमेंट थी, उसको चलाया गया 14th और 15th सेंचुरी में। और इस मूवमेंट का मकसद क्या था? दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, कि जो आम आदमी है वो खुद को डिस्कवर करे और यूनिवर्स को डिस्कवर करे। वो आदमी जो बहुत अरसे से सोया हुआ है, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जिसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो आंखें खोले, देखे कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, खुद को डिस्कवर करे, इस दुनिया को डिस्कवर करे। और फिर क्या हुआ कि जो फ्लड था ग्रीक लिटरेचर का वो पूरे यूरोप में फैल गया और यूरोप के हर स्कूल में फिर जो है ये लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर जो है ये पढ़ाया जाने लगा। और इस रिवाइवल ऑफ लर्निंग के साथ साथ जो है वो न्यू डिस्कवरीज भी टुक प्लेस हुई, जिसमें वास्को डे गामा जो है उसने इस दुनिया का चक्कर लगाया। कोलंबस जो है उसने जो है वो अमेरिका को डिस्कवर किया। कोपरनिकस जो है वो उसने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया। और साथ में जो है वो बुक्स प्रिंट हुई, फिलोसफी प्रिंट हुई, साइंस और आर्ट जो है उसको सिस्टमाइज़ किया गया। मिडल एजेस जो थी वो कहीं पीछे ही रह गईं और जो ओल्ड वर्ल्ड जो थी एक उसको नया बना दिया गया, वो बिल्कुल एक नई वर्ल्ड बन गई और ओल्ड वर्ल्ड जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं इस एज के इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक के बारे में। द चीफ एंड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिनाइसेंस एज वाज ह्यूमनिज्म। जो इस एज का चीफ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था वो था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म होता है इंसानियत, हमदर्दी, रहमदिली, इखलाकियात। तो ह्यूमनिज्म की ये जो मूवमेंट थी दिस वाज स्टार्टेड इन इटली। इस मूवमेंट को इटली में स्टार्ट किया गया बाय डेंटे पेट्रार्च एंड बोकेशियो। डेंटे पेट्रार्च और बोकेशियो ने इस मूवमेंट को इटली में स्टार्ट किया। मूवमेंट तो बेसिकली ये इटली से स्टार्ट हुई थी लेकिन बाद में ये पूरे यूरोप में फैल गई थी। एंड द मेन फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वाज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इस मूवमेंट का जो मेन फोकस था वो था द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कि मैनकाइंड की प्रॉपर स्टडी करना। मैनकाइंड भी इंसानियत ही होता है कि इंसानियत के बारे में प्रॉपर स्टडी करना। अब ह्यूमनिज्म के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमनिज्म वाज द रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल एंशिएंट ग्रीस। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था ह्यूमनिज्म का वो था कि क्लासिकल एंशिएंट ग्रीस को रीडिस्कवर करना, उसके अंदर दोबारा से इंटरेस्ट लेना। तो इसके बारे में जो है वो सबसे पहले सर थॉमस मोरे ने लिखा था इस क्लासिकल एंशिएंट ग्रीस के बारे में। उसके बाद सर फिलिप सिडनी में ने भी अपने एक वर्क डिफेंस ऑफ पोइसी में जो है वो इसके बारे में राइट किया था, एंशिएंट ग्रीक के बारे में। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज द डिस्कवरी ऑफ द एक्सटर्नल यूनिवर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैन। अब ये जो सेकंड एस्पेक्ट है ह्यूमनिज्म का ये है कि एक्सटर्नल यूनिवर्स को डिस्कवर करना एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैन, और मैन के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैन के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो देखना। अब इससे पहले जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था उसके अंदर जो है वो फ्रेंडशिप के बारे में, चैरिटी के बारे में, स्लोथ के बारे में जो है वो राइट किया जाता था। लेकिन एलिजाबेथन पीरियड में, रिनाइसेंस पीरियड में जो है वो ह्यूमनिज्म के बारे में लिखा जाने लगा। इससे पहले ह्यूमनिज्म के बारे में नहीं लिखा जाता था। अब इस डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स के बारे में, जो एक्सटर्नल यूनिवर्स के बारे में जो है वो मार्लो ने लिखा था
और शेक्सपियर, इन दो ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो वर्क राइट किए थे। एंड अनदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज दैट मैन केम टू बी रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। इट मीन्स के मैन जो है वो खुद ही अपने एक्शंस का जो है वो जिम्मेदार होता है, उसके साथ जो भी होता है वो उसका जिम्मेदार खुद होता है। अब इसके बारे में जो वर्क्स राइट किए हैं वो लिखे हैं लिली, एक राइटर था, उसने अपना एक वर्क था इफ़ी यूफीज, उसके अंदर जो है वो उसने राइट किया था इसके बारे में। एंड उसके बाद सिडनी, फिलिप सिडनी और स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, उन दोनों ने भी जो है वो इसके बारे में वर्क राइट किए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रेनेसांस पीरियड के बारे में डिस्कस किया, और कि रेनेसांस पीरियड में क्या क्या डिस्कवरीज हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या चेंजिंग्स आई, किस तरह न्यू वर्ल्ड डिस्कवरीज हुई नहीं, और इस एज के जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक था ह्यूमनिज्म, उसके बारे में डिस्कस किया। और अब अगले लेक्चर में जो है वो इसके ड्रामाटिस्ट, इसके प्रोज राइटर्स, इसके पोइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।